हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवम सिंह आपका वीविल इंस्टीट्यूट पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आई होप कि आप सारे लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। हम भारतीय राज व्यवस्था यानी कि इंडियन पॉलिटी जो है पढ़ रहे थे और उसमें हमने शुरू कर दिया था कंपनी के अधीन शासन, यानी कि हम भारत के संवैधानिक विकास में भी पहला फेज जो है पढ़ रहे थे, यानी कि कंपनी के अधीन शासन। और उसमें हमने 2-3 एक्ट जो है पढ़ लिए थे, जिसमें से पहला था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। फिर उसके बाद हमने पढ़ा 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट। फिर उसके बाद हमने पढ़ा 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। और उसके बाद हमने पढ़ा 1786 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट। ये 4 एक्ट जो है हम पढ़ चुके थे। और बारी आ गई थी 1793 के राजलेख अधिनियम की, यानी कि 1793 के चार्टर एक्ट की, जो कि 20 वर्षों बाद दोबारा आया था। क्यों? क्योंकि 20 वर्ष जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के पूरे हो चुके थे और यहाँ पर दोबारा एक नए नियम या नए कानून लाने की ज़रूरत थी, या कंपनी को आगे प्राधिकार प्रदान करने की ज़रूरत थी। तो आज हम यही पढ़ेंगे 1793 का चार्टर एक्ट। ये आप हेडिंग डाल लेंगे, 1793 का चार्टर एक्ट। ठीक है। इसके बारे में हमें पढ़ना है कि इस अधिनियम में कौन कौन से महत्वपूर्ण काम जो है किए गए, या कौन कौन से ऐसे काम थे जो कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किए गए। क्योंकि आप जानते हैं नेक्स्ट गवर्नर जनरल जो बनकर आया वो कौन बनकर आया? लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी को 20 वर्ष का एकाधिकार प्रदान किया गया। यानी कि आप जानते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के यहां 20 साल खत्म हो रहे थे, तो जब ये 1793 का दूसरा चार्टर एक्ट आया तो उसमें दोबारा से ईस्ट इंडिया कंपनी को 20 वर्ष का एकाधिकार प्रदान कर दिया गया। यानी कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी आगे और 20 साल के लिए क्या कर सकती थी? व्यापार कर सकती थी या बिजनेस कर सकती थी भारत में। उसके बाद में जो सेकंड पॉइंट या दूसरा महत्वपूर्ण काम जो हुआ वो ये था, नियंत्रक मंडल को जो वेतन है, नियंत्रक मंडल को वेतन भारतीय राजकोष से, भारतीय राजकोष से दिया जाने लगा। यानी कि अब तक जो नियंत्रक मंडल को वेतन मिल रहा था वो इंग्लैंड की सरकार द्वारा या इंग्लैंड के क्राउन द्वारा या इंग्लैंड के राजकोष से दिया जा रहा था, लेकिन अब भारतीय राजकोष से उनको क्या मिलने लगा? उनका वेतन मिलने लगा या पैसा मिलने लगा। और आप जानते हैं कि नियंत्रक मंडल में कितने सदस्य हुआ करते थे? 6 सदस्य हुआ करते थे, जो कि 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में बनाए गए थे। क्यों? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर नियंत्रण रखने के लिए, उनकी देखरेख करने के लिए कौन बनाया गया था? नियंत्रक मंडल, यानी कि कंट्रोल बोर्ड, जो कि 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि तब बनाया गया था। और इसी के द्वारा क्या किया जाता था? कंपनी के ऊपर नियंत्रण या देखरेख की जाती थी। अब इसको जो पैसा है या इसकी जो सैलरी है वो कहां से दी जाने लगी? भारतीय राजकोष से। यानी भारत में जो राजकोष हुआ करता था, भारत का जो पैसा हुआ करता था, उसमें से उसको दिया जाने लगा या उन मेंबर्स को दिया जाने लगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, तीसरा और बहुत ही महत्वपूर्ण काम 21 अप्रैल 1793। ये डेट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार ये एग्जाम में पूछी गई है। इस दिन स्थापना हुई थी
इंडियन सिविल सर्विसेज की, इंडियन सिविल सर्विसेज की यानी कि भारतीय नागरिक सेवा की, भारतीय नागरिक सेवा, जिसे आज के टाइम पे आप भारतीय प्रशासनिक सेवा भी कहते हैं। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, जो कि सिविल सर्विसेज के जनक कौन माने जाते हैं? लॉर्ड कॉर्नवालिस। और इन्होंने इंडियन सिविल सर्विसेज की शुरुआत या स्थापना कब की थी? 21 अप्रैल 1793 को, यानी कि इसी 1793 के चार्टर एक्ट के अधिनियम के तहत इन्होंने भारतीय नागरिक सेवा की शुरुआत की थी। ये डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये डेट जो है याद रखनी है, और ये कई बार पूछी गई है। या फिर आपसे पूछ लिया जाता है कि इंडियन सिविल सर्विसेज के जनक किसे कहा जाता है, या फिर फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज, तो आप कहेंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस। आप याद रखेंगे क्योंकि यही भारत के गवर्नर जनरल हुआ करते थे उस वक्त। ठीक है, जल्दी से नोट करेंगे फिर आगे बढ़ते हैं। जो भी चीजें मैं यहां लिखा रहा हूं दैट्स मोर इंपॉर्टेंट। आप किसी भी एग्जाम में जाइए, वहां आपको इनसे क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि इनसे क्वेश्चन ना आए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में 1793 यानी कि 1793 के चार्टर अधिनियम के तहत एक और चीज की गई, जो कि मैं आपको कल डिस्कस कर चुका हूं कि 1793 में स्थापना हुई किसकी? आप जानते हैं, राजस्व बोर्ड की, राजस्व बोर्ड की यानी कि रेवेन्यू बोर्ड की, रेवेन्यू बोर्ड। और साथ ही स्थापना हुई राजस्व पुलिस की, यानी कि रेवेन्यू पुलिस। इन दोनों की भी स्थापना जो है 1793 में हो चुकी थी, यानी कि रेवेन्यू बोर्ड एक बना दिया गया था जो क्या करता था? पैसे कलेक्ट किया करता था। और रेवेन्यू पुलिस की भी स्थापना कर दी गई, क्योंकि जो लोग पैसा नहीं दिया करते थे उनका जो निदान कौन करती थी? ये रेवेन्यू पुलिस या राजस्व पुलिस ही किया करती थी। तो ये 3 से 4 काम थे जो कि 1793 के चार्टर एक्ट द्वारा किए गए थे। ये आप याद रखेंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण काम थे। इसके बाद में आई होप आपने इतना नोट कर लिया होगा। इसके बाद में जो अगला एक्ट आया वो आया 1813 में, क्योंकि आप जानते हैं कि हर 20 साल बाद आना था। तो 1793 में जब 20 साल का एकाधिकार कंपनी को प्रदान कर दिया गया, तो उसके बाद अगला एक्ट कब आएगा? 1813 में, क्योंकि 1793 से 20 साल यानी कि 1803 और फिर 10 साल आगे 1813। तो आप हेडिंग डाल लेंगे 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 का चार्टर एक्ट, और इसमें भी बहुत सारे महत्वपूर्ण काम किए गए। ये सारे के सारे आपको याद रखने ही हैं। फर्स्ट पॉइंट, 1813 में भारत में ईसाई मिशनरियों का आगमन हुआ। ईसाई मिशनरियों का आगमन हुआ, यानी कि भारत में 1813 में कौन आ गए थे? ईसाई मिशनरी आ गए थे। और आपसे पूछा भी जाता है कि भारत में ईसाई मिशनरियों का आगमन कब हुआ था, तो आप लिखेंगे 1813। ईसाई मिशनरी कौन हुआ करते थे? जो लोग अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया करते थे, यानी कि जो ईसाई थे वो अपना धर्म अब फैलाना चाहते थे, ज़्यादा से ज़्यादा विस्तृत करना चाहते थे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने धर्म में
कन्वर्ट करना चाहते थे। इसीलिए ये जो ईसाई मिशनरी हैं इसी सोच के साथ में कहाँ आ गए, भारत आए। कब आए, 1813 में। यानी कि इनको भेजा ही इसलिए गया था कि ये ज़्यादा से ज़्यादा अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे धर्म में यानी कि ईसाई धर्म में कन्वर्ट कर पाएँ। इस वजह से इनको भेजा गया था। नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इसमें लिखेंगे आप भारतीय शिक्षा के विकास के लिए, भारतीय शिक्षा के विकास के लिए सालाना 1 लाख रुपए, सालाना 1 लाख रुपए आवंटित किए गए। आवंटित किए गए यानी कि अब भारतीय शिक्षा पे भी जो है ब्रिटिशर्स जोर देने लगे कि भारतीय लोगों को शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, भारतीय लोगों को एजुकेटेड बनाना चाहिए। इसीलिए उन्होंने क्या किया कि भारतीय शिक्षा पे 1 लाख रुपए सालाना जो है उनको देना शुरू कर दिया कि 1 लाख रुपए आप हमसे लीजिए, या 1 लाख रुपए भारतीय जो स्कूल हुआ करते थे, एजुकेशन सिस्टम हुआ करता था, उसके ऊपर खर्च किए जाने लगे कि 1 लाख रुपए हम पूरी साल में आपके बजट के लिए अलग से रखेंगे। और आप सोच रहे होंगे कि 1 लाख तो बहुत कम होता है, लेकिन 1813 में यानी कि इतने टाइम पहले 1 लाख रुपए बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। यानी कि आज का जितना बजट है उससे भी ज़्यादा हुआ करते थे उस टाइम पर 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए की वैल्यू उस टाइम पे करोड़ों अरबों में हुआ करती थी। ठीक है, तो 1 लाख रुपए का ये जो प्रावधान आया कि सालाना भारतीय शिक्षा पे खर्च किए जाएंगे, वो कब आया था, 1813 के चार्टर एक्ट में आया था। नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड, और इसी एक्ट या इसी अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार खत्म कर दिए गए। यानी कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारत में व्यापार नहीं कर सकती थी, उसे कोई भी अनुमति नहीं थी कि आप ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारत में व्यापार करे। यहां पर आकर 1813 के चार्टर एक्ट में आकर ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे व्यापारिक एकाधिकार जो है खत्म कर दिए गए, बिल्कुल नल कर दिए गए। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के पास 2 अधिकार छोड़े गए कि वो अब भी व्यापार कर सकते थे, लेकिन किस किस का, एक भारत में चाय का व्यापार, यानी कि जो टी होती है, चाय जो आप लोग पीते हैं, उसका व्यापार कर सकते थे, और दूसरा पूर्वी देशों में से केवल एक देश चीन, जिसके साथ ये व्यापार कर सकते थे। कौन से अधिनियम में, 1813 के चार्टर एक्ट में, जिसमें सारे के सारे व्यापारिक एकाधिकार खत्म कर दिए गए कंपनी के, लेकिन फिर भी उनके पास 2 अधिकार छोड़े गए। कौन कौन से लिखेंगे, पहला चाय का व्यापार, और दूसरा था चीन के साथ व्यापार। ठीक है, ये 2 व्यापार केवल और केवल अब ईस्ट इंडिया कंपनी के पास रह गए कि आप भारत में रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके सारे के सारे व्यापारिक एकाधिकार यहां खत्म किए जाते हैं। आप केवल और केवल 2 ही बिजनेस कर सकते हैं, 2 ही व्यापार कर सकते हैं। पहला था चाय का व्यापार जो कि भारत में किया जाना था, और दूसरा था चीन के साथ व्यापार जो कि पूर्वी देशों में ही हमारे भारत के थोड़ा सा ऊपर पड़ता है, उसके साथ केवल और केवल अब ये व्यापार कर सकते थे। इतनी चीजें जो हैं 1813 के चार्टर अधिनियम में इंपॉर्टेंट हुई थी। जल्दी से नोट करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जल्दी से नोट करिए।
आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में आया 1833 का चार्टर एक्ट, यानी कि हर 20 साल बाद जो है चार्टर एक्ट आता रहा। अब लिखेंगे 1833 का चार्टर एक्ट, यानी कि अभी तक हमने पढ़ा 1813 का चार्टर एक्ट, और उसके 20 साल बाद यानी कि 23 और 10 33, 1833 का चार्टर एक्ट आया या राजलेख अधिनियम आया। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हुई वो देखते हैं। फर्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ठीक है, आप याद रखेंगे, यानी कि अब भारत के सॉरी बंगाल के, आप लिखेंगे बंगाल के, अब बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और ऐसा व्यक्ति कौन था, क्योंकि उस टाइम पर बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ करता था लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, आप याद रखेंगे उस टाइम पे कौन होता था, बंगाल का गवर्नर जनरल कौन होता था, लॉर्ड विलियम बेंटिक। और भारत का गवर्नर जनरल बनने वाला प्रथम व्यक्ति भी कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिक। यानी कि आपसे पूछा जाएगा कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन हुआ करता था, लॉर्ड विलियम बेंटिक। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुआ करता था, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, और दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, दोनों ही पूछे जाते हैं। यानी कि अब देख रहे हैं धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, वो अपनी शक्तियां बढ़ा रहे हैं। पहले बंगाल के गवर्नर से बंगाल का गवर्नर जनरल किया, फिर प्रेसिडेंसीज में पहुंचाया, फिर प्रेसिडेंसीज में पहुंचाने के बाद बिहार और उड़ीसा को अपने कब्जे में ले लिया। यानी कि विधि का निर्माण अब कौन करेगा, जो है बंगाल का ही गवर्नर जनरल करेगा। अब बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या कर दिया, पूरे के पूरे भारत का गवर्नर जनरल कर दिया कि अब पूरा का पूरा भारत किसके अधीन होगा, गवर्नर जनरल के। यानी कि धीरे धीरे व्यापारिक एकाधिकार खत्म करते जा रहे हैं और अपनी प्रशासनिक जो सत्ता है, अपनी जो गवर्नमेंट है, अपनी जो सरकार है, उसको लाते जा रहे हैं धीरे धीरे। यानी कि हम बढ़ रहे हैं गुलामी की तरफ। जो लोग या धीरे धीरे जिनका आगमन हुआ था व्यापार के लिए, अब वो धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, पूरे भारत पर राज करना शुरू कर दे रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इससे पहले 1813 के चार्टर एक्ट में मैंने आपको बताया था कि कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार जो है समाप्त कर दिए गए थे, और केवल 2 व्यापारिक एकाधिकार छोड़े गए थे, एक चाय के साथ व्यापार और दूसरा चीन के साथ व्यापार। लेकिन इस 1833 के चार्टर एक्ट में उनको भी खत्म कर दिया गया। यानी कि अब कंपनी के सारे व्यापारिक एकाधिकार बिल्कुल समाप्त कर दिए गए, बिल्कुल खत्म कर दिए गए। तो लिखेंगे कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार, कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया गया। यानी कि 2 बिजनेस जो वो कर सकते थे, एक तो चीन के साथ व्यापार और दूसरा चाय का व्यापार, वो भी यहां पर बिल्कुल समाप्त कर दिए गए। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का बिल्कुल जो बिजनेस है या व्यापार है बिल्कुल ही खत्म कर दिया गया। अब वो किसी भी तरीके का व्यापार भारत में या किसी भी पूर्वी देश के साथ में नहीं कर सकती थी बिल्कुल, क्योंकि उन्हें तो जो ब्रिटिशर्स थे उन्हें तो अपनी सत्ता जमानी थी। इसीलिए इसे भारत का गवर्नर जनरल बनाया। पूरा का पूरा जो भारत है वो किसके अधीन हो गया, अब भारत के गवर्नर जनरल के या ब्रिटिश क्राउन के या ब्रिटिश पार्लियामेंट के। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, और इसमें एक और महत्वपूर्ण काम किया गया, क्या कि अंग्रेजों को
भारत में भूमि खरीदने का अधिकार प्रदान किया गया। भूमि खरीदने का अधिकार दिया गया, यानी कि अब क्या कर सकते थे, अंग्रेज जो हैं या ब्रिटिशर जो हैं वो भारत में भूमि खरीद सकते थे, यानी कि कोई भी जमीन खरीद सकते थे। इससे पहले क्या हुआ करता था कि वो या तो रेंट पर लिया करते थे या किसी से कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लिया करते थे, लेकिन अब ब्रिटिशर्स क्या कर सकते थे, यहाँ पर भूमि खरीद सकते थे, यहाँ पर जमीन जो है वो खरीद सकते थे। यानी कि आप जानते हैं इनके मंसूबे आप समझ पा रहे हैं कि धीरे 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 ये आगे बढ़ रहे हैं और पूरे के पूरे भारत पर कब्जा कर रहे हैं। ठीक है, इससे आगे एक पॉइंट और आपका इंपॉर्टेंट है जो कि 1835 में किया गया, यानी कि 1835 में अंग्रेजी को यानी कि इंग्लिश को भारत की 1835 में अंग्रेजी को भारत की आधिकारिक भाषा घोषित कर दिया गया, यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दिया गया। आधिकारिक भाषा बना दिया गया या घोषित कर दिया गया, यानी कि अब भारत में जितने भी आधिकारिक काम होंगे, जितने भी ऑफिशियल काम होंगे वो कौन सी भाषा में किए जाएंगे, अंग्रेजी भाषा में। और यही भाषा आज तक चली आ रही है। आप किसी भी आधिकारिक काम को आज भी अगर करते हैं तो वो किस में होती है, अंग्रेजी में। यानी कि आप सुप्रीम कोर्ट में जाइए, हाई कोर्ट में जाइए तो आपको केस जो लड़ने पड़ेंगे वो इंग्लिश में ही लड़ने पड़ेंगे, आप वहां पर हिंदी भाषा का प्रयोग जो है नहीं कर सकते हैं। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें तभी से चली आ रही हैं, लेकिन आप याद रखेंगे कि अंग्रेजी को भारत की आधिकारिक भाषा कब घोषित किया गया, 1835 में। किस अधिनियम के तहत घोषित किया गया, 1833 के चार्टर एक्ट या 1833 के राजलेख अधिनियम के तहत घोषित किया गया। ये आप इतना याद रखेंगे, जल्दी से नोट करेंगे, फिर एक और आगे चलते हैं। आई होप आपने इतना नोट कर लिया होगा। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद में आप जानते हैं कि फिर से 20 साल बाद जो है एक और अधिनियम आया, और आप जानते हैं कि 1833 के बाद 20 साल कब पूरे होंगे, 1853 में, 1853 में। और यही चार्टर एक्ट जो है, यही राजलेख अधिनियम जो है, वो कंपनी के अधीन शासन जो हम फर्स्ट फेज पढ़ रहे थे भारत के संवैधानिक विकास में, वो यहाँ खत्म हो जाएगा। यानी कि 1853 का जो चार्टर एक्ट है वो लास्ट चार्टर एक्ट जो है आया था, जिसमें कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बिल्कुल जड़ से खत्म कर दिया गया था कि अब आप ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में उसका एक छोटा सा ऑफिस भी आप नहीं खोल सकते हैं, आपको यहाँ से रवाना होना पड़ेगा या जाना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम इसमें जो किया गया वो यह किया गया कि कंपनी के प्रशासन और विधायिका को अलग कर दिया गया। विधायिका को अलग कर दिया गया, यानी कि कंपनी का जो प्रशासन हुआ करता था और विधायिका हुआ करती थी, उन दोनों को अलग अलग कर दिया गया। अब ये दोनों एक स्वतंत्र निकाय कर दिए गए, यानी कि अब प्रशासन अलग काम करेगा और विधायिका अलग काम करेगी। और इस विधायिका के अंतर्गत आप जानते हैं कि विधायिका का काम होता है, मैंने शुरू में ही बताया था कि विधायिका जो होती है वो क्या कर सकती है, टू मेक लॉज, यानी कि कानून का निर्माण कर सकती है, विधि का निर्माण कर सकती है। तो ये क्या काम था इसका, विधायिका का, कि विधि का निर्माण कर सकती है। और विधि का निर्माण अगर कर सकती है तो इसी के अंतर्गत एक काउंसिल या एक परिषद एस्टैब्लिश कर दी गई, जिसका नाम था अखिल भारतीय विधान परिषद।
अखिल भारतीय विधान परिषद, इसका निर्माण यहां पर कर दिया गया। और अब ये क्या करती थी, ये भारत के लिए कानून बनाया करती थी। और उसके बाद में आप याद रखेंगे कि इस परिषद में 12 सदस्य यानी कि 12 मेंबर्स जो हैं हुआ करते थे, और इनका काम हुआ करता था विधि का निर्माण करना या विधि को बनाना। लेकिन किसकी परमिशन से, भारत की गवर्नर जनरल जो हुआ करते थे उसकी परमिशन से, भारत के गवर्नर जनरल की परमिशन से। यानी कि ये जो अखिल भारतीय विधान परिषद है ये कानून बना तो सकती थी, लेकिन कानून बनाने के लिए सबसे पहले उसको किससे परमिशन लेनी होगी, भारत के गवर्नर जनरल से। यानी कि पहले इससे परमिशन ली जाएगी, उसके बाद ही ये परिषद जो है कोई ना कोई कानून पास कर सकती है, कोई कानून बना सकती है। इतना आप याद रखेंगे। जल्दी से नोट करिए, फिर आगे पॉइंट। आई होप आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा या नोट किया होगा। इस अधिनियम के तहत एक और इंपॉर्टेंट काम हुआ जिसमें कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कुछ भी लिख सकते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, या फिर आप लिख सकते हैं निदेशक मंडल, निदेशक मंडल। इससे आपको एक चीज ध्यान आ रही होगी, मैंने आपको लिखाया था कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या निदेशक मंडल किसे कहा जाता था, कि जब भारत में प्रेसिडेंसीज बनाई गई थी या 3 हेडक्वार्टर्स ब्रिटिशर्स द्वारा बनाए गए थे, तो वहां पर एक निदेशक मंडल भी बनाया गया था जिसमें कि एक गवर्नर, एक डेप्यूटी गवर्नर और 24 सदस्य हुआ करते थे। यानी कि उस कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कितने लोग हुआ करते थे, 24 सदस्य हुआ करते थे। लेकिन अब यहां पर इस 1853 के चार्टर एक्ट में क्या किया गया कि इसमें 24 सदस्यों से घटाकर कितने सदस्य कर दिए गए, 18 सदस्य कर दिए गए। यानी कि अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में या निदेशक मंडल में कितने सदस्य होंगे, 18 सदस्य होंगे। यानी कि उन्होंने 6 सदस्य घटा दिए, 24 में से 6 गए तो 18 सदस्य बचे। ठीक है, तो अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कितने सदस्य होंगे, या निदेशक मंडल में कितने सदस्य होंगे, 18 सदस्य होंगे, 24 नहीं होंगे। इतना जो है आपकी जानकारी होनी चाहिए या आपको इतना पता होना चाहिए। इस 1853 के चार्टर एक्ट में ये 2 काम इंपॉर्टेंट किए गए थे जो आपको जानकारी होनी चाहिए। और उसके बाद में आप जानते हैं कि जब ये 1853 का चार्टर एक्ट आया तो मैंने बताया कि यही आखिरी अधिनियम आया था कंपनी के अधीन शासन में। यानी कि हमें पढ़ना ही क्या था, जो फर्स्ट फेज हमें पढ़ना था वो कहां से कहां तक था, 1773 से लेके 1857 तक, यानी कि 1773 से लेकर 1857 तक। और जो लास्ट चार्टर एक्ट आया था वो आया था 1853 में, और इसके 4 साल बाद ही 1858 का एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है, या जो कि कंपनी के क्राउन रूल, यानी कि जो ब्रिटिशर होते थे या ब्रिटिश की महारानी हुआ करती थी या महाराज हुआ करते थे, उनके अधीन अब ये भारत जो है पूरा काम करता है। यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी को बिल्कुल ही समाप्त कर दिया जाता है, वो बिल्कुल ही जड़ से उखाड़ कर फेंक दी जाती है। और 1858 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है उसके तहत पूरे के पूरे भारत पर कब्जा किसका हो जाता है, ब्रिटिश की महारानी का। यानी कि आगे जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जो कि हम
कल पढ़ेंगे। आज की कहानी को यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, लेक्चर अच्छा लगा होगा। कुछ दिन से जो है आपको रेगुलर क्लासेस नहीं मिल पा रही थी। उसकी वजह थी कि जो हमारा स्टूडियो है वो दोबारा से रीफर्निश किया जा रहा था, इस वजह से आपको रेगुलर क्लासेस नहीं मिल पाई। लेकिन अब आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल निश्चिंत रहना है। आपको रेगुलर क्लासेस जो है इसी प्रकार से मिलती रहेंगी डेली की डेली, यानी कि मंडे टू फ्राइडे आपकी डेली क्लासेस जो है आपको मिलेंगी। कोई वजह से या कोई टेक्निकल इशू हो जाता है या कहीं जाना पड़ जाता है, उसकी वजह से अगर आपको नहीं मिल पाती है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन उसको भी मैं दोबारा से रिकवर कर दूंगा। एक ही दिन में या तो 2 क्लास डाल दूंगा या ज़्यादा पढ़ा दूंगा किसी दिन। तो आप निश्चिंत रहिए, बिल्कुल आराम से आप अपने घर पर बैठकर पढ़ते रहें। आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही। इससे आगे की कहानी हम कल जो है स्टार्ट करेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज रात के लिए इतना ही। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शबा खैर।